everyone, how are you all? So let's start our today's class. So पहले हम लोग अपनी vocabulary करेंगे, उसके बाद आर्टिकल करेंगे. So start करते हैं. और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. हमारा शब्द क्या है? रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? आपने ये शब्द सुना होगा, रिहैब. रिहैब का मतलब जैसे जो लोग अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर प्लेस होती है ना जहां उनको भेजा जाता है ताकि वो उस आदत से बाहर निकल के आ सके और नॉर्मल लाइफ को वो फिर से स्टार्ट कर सके. सो रिहैबिलिटेशन मीन्स हेल्पिंग समवन rebuild their life and become capable again. तो उनकी हम हेल्प कर रहे हैं. रिहैबिलिटेशन सेंटर कौन से होते हैं? जहां पर उनको सिर्फ ट्रीट नहीं किया जा रहा है बल्कि उनको इस तरीके से मदद की जा रही है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सके. ठीक है, सो इसको बोलेंगे हम रिहैबिलिटेशन. सिंपल सी बात है. क्या हो रहा है? उनकी लाइफ को दोबारा से रीबिल्ड करने में, उनकी लाइफ को दोबारा से नॉर्मल स्टेज पे लाने में जो आपका जो सेंटर हुआ, जो प्रोसेस हुआ, उसको हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन. ठीक है, री मतलब अगेन. तो अगेन वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकें, अगेन वो नॉर्मल तरीके से अपना काम कर सकें. रिकवरी हो गई. रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या हो गया? रिकवरी हो गई. अच्छा, जैसे कि ऐसे सोचो कि किसी को चोट लग गई है, राइट, और चोट लगने के बाद ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि वो प्रॉब्लम एकदम से हील हो जाती है. तो उसके हीलिंग प्रोसेस में भी टाइम लगता है. तो आप ऐसे सोचो कि जो हीलिंग प्रोसेस है, जो रिकवरी टाइम है कि हम दोबारा से अब अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से स्टार्ट कर सकें, वही हुआ हमारा रिहैबिलिटेशन. सो रिकवरी, रिस्टोरेशन, रीइंटीग्रेशन, रीबिल्डिंग, हम दोबारा से अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से स्टार्ट कर पा रहे हैं. दैट इज योर रिहैबिलिटेशन. सो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रिहैबिलिटेशन पैकेज फॉर द फ्लड विक्टिम्स. तो अभी आज का आर्टिकल भी हमारा असम फ्लड को लेके ही है. तो अब फ्लड की वजह से क्या हो गया कि जो लोगों के घर थे, जो उनका सामान था, जो उनके जानवर थे, वो सब बर्बाद हो गए, तहस नहस हो गया. तो उनकी लाइफ को अब दोबारा से उनकी लाइफ को शुरू करने के लिए उनको कुछ तो हेल्प चाहिए होगी ना. तो वही बोला है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रिहैबिलिटेशन पैकेज. मतलब वो उनको एक अमाउंट प्रोवाइड करेंगे जिससे वो अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सकें. सो रिहैबिलिटेशन मतलब एक अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए एक पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है. TION लगा हुआ है. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउ. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अनफाउंडेड. अनफाउंडेड का मतलब होता है, हिंदी में आप जानते हैं, आधारहीन. आधारहीन का मतलब हो गया कि जैसे आप किसी के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं और वो आरोप आपके आधारहीन है, मतलब ग्राउंडलेस है, उसका कोई आधार ही नहीं है. आपके पास कोई फैक्ट्स हैं, एविडेंस है, ट्रुथ है? नहीं, कुछ नहीं है. बस आपने सुनी सुनाई बात के ऊपर उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है. तो उसको बोलेंगे हम अनफाउंडेड. अनफाउंडेड मतलब नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एविडेंस और ट्रुथ. कोई सच्चाई आपके पास नहीं है, कोई सबूत आपके पास नहीं है. तो इस तरीके से हम कहेंगे वो जो आरोप था वो कैसा था? अनफाउंडेड था. द एलिगेशन वॉज अनफाउंडेड मतलब बेसलेस था, उसका कोई आधार ही नहीं था, आधारहीन था, वो ग्राउंडलेस था, अनसपोर्टेड था. सपोर्टेड का मतलब यहाँ पे उसके पास कोई एविडेंस नहीं थे, कोई फैक्ट्स नहीं था. अनजस्टिफाइड था, कोई मतलब वो बेसलेस था, कोई मीनिंग ही नहीं था उसका. ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फाउंडेड मतलब आधार है उसका, राइट. जस्टिफाइड, सब्सटेंशिएटेड. सब्सटेंशिएटेड का मतलब भाई वो आधा उसका एक वैल्यू है. वैल्यू है मतलब हम यहाँ पे अगर बात करें तो उसके एविडेंस है मेरे पास में, प्रूफ है मेरे पास में, वो हो गया. वेल फाउंडेड मतलब सच है वो बात, वैलिड है. सो जो उसका फियर था ना, टर्न्ड आउट टू बी अनफाउंडेड. तो उसका फियर, जैसे वो बहुत मान लो किसी चीज से डरती थी, लेकिन बाद में पता चला अरे यार ये जो तुम इतना डरती हो ना ये कुछ है ही नहीं. तो उसका जो डर था वो आपका आधारहीन था, मतलब बेमतलब में वो डरती थी. लेकिन अब हम यहाँ पे बोलें कि जो उसका डर था वो वेल फाउंडेड था, मतलब वाकई में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसको डर लगता था, मतलब सच था, उस बात में सच्चाई थी, उसके डर में कुछ तो रीजन था. लेकिन हमारे बहुत सारे
डर ऐसे होते हैं जो आपके बेसलेस होते हैं, बस हमारे मन में कोई चीज होती है और उसी को हम बड़ा कर करके हम उससे ही डरने लग जाते हैं। एलिगेशंस अगेंस्ट हिम वर अनफाउंडेड, तो उसके खिलाफ में जो एलिगेशंस थे ना वो अनफाउंडेड थे, मतलब वो बेसलेस थे, आधारहीन थे, उनका कोई भी आधार नहीं था, कोई सबूत नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। तो इस तरीके से हमने अनफाउंडेड वर्ड को समझा, ठीक है। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। कंफ्यूज मत करना कि ईडी पे लगा हुआ है तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, नहीं, ये एडजेक्टिव है। जैसे कि बेसलेस, ग्राउंडलेस, अनसपोर्टेड, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो, जैसे जो भी शब्द आपका V3 पे खत्म हो रहा है, मतलब V3 इन द सेंस कि जो शब्द आपका ईडी पे खत्म हो रहा है, तो हमको ईडी पे लगता है कि ये वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है। तो जैसे आई एम टायर्ड, चलो थोड़ा देख लेते हैं। आई एम टायर्ड, तो ये भी ईडी पे खत्म हो रहा है, तो क्या ये वर्ब है? नहीं। अब ये क्या है, हम कैसे समझे? अब कोई और एडजेक्टिव सोचो जो आपको पता है कि यहाँ ये तो एडजेक्टिव होता है, जैसे कि आई एम हैप्पी, तो हैप्पी तो एडजेक्टिव है, हमें पता है हैप्पी मतलब खुश। आई एम सैड, तो ये भी हमें पता है ये एडजेक्टिव है। यानी कि अगर हम उस शब्द को दूसरे एडजेक्टिव से रिप्लेस करें और सेंटेंस बन पा रहा है, सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, तो मतलब ये शब्द आपका वर्ब नहीं था, यानी कि ये शब्द आपका क्या था, ये एडजेक्टिव था, लेकिन ये ईडी फॉर्म में लगा हुआ है, तो इसीलिए हमको कंफ्यूजन हो रहा है। तो अनफाउंडेड क्या है आपका, ये एडजेक्टिव है। जैसे हर फियर टर्न्ड आउट टू बी बेसलेस, बेसलेस आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ग्राउंडलेस, कोई मतलब उसमें आधार ही नहीं था, फालतू का डरती थी वो, ऐसे करके। डन। नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्सनिंग। वर्सन, वर्स होता है बैड, बुरा, तो बुरे से एक और स्टेज खराब हो गई तो वर्स हो गया, ठीक है। अब इसी से ये शब्द निकला है, यानी ऑलरेडी वो बुरी स्टेज, आपके स्टेज में पहुंच चुका है, वर्सन हो चुका है वो, ठीक है। और हमने आईएनजी लगा दिया, तो यानी कि हम इसको क्या बना रहे हैं, या तो हम इसे जेरेंड की तरह यूज करेंगे या प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज करेंगे। बाकी ये शब्द क्या हो गया, बैड आपका एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव से ये दूसरा इसकी डिग्री हुई वर्सन, वर्स, और फिर हमने इसको वर्ब फॉर्म में बना दिया तो वर्सन हो गया। तो वर्सन हो गया मतलब वो चीज और बद से बदतर हो गई है, वर्सन हो गई है वो चीज मतलब बद से बदतर हो गई है। वर्सनिंग मतलब उसी स्टेज को बता रहा है। सो बिकमिंग वर्स, और बुरी हो गई वो चीज, या मेकिंग समथिंग वर्स ओवर टाइम, या फिर या तो वो खुद से ही बुरी हो रही है, बिकमिंग मतलब वो खुद से ही बुरी हो रही है, या कोई और व्यक्ति है जो उसको और बुरा कर रहा है। जैसे कि टाइम के, जैसे मान लेते हैं कि उसकी कंडीशन समय के साथ में और खराब होती गई, उसका नेचर, उसका एटीट्यूड, हम ऐसे बोलते हैं ना भाई समय के साथ इसका तो व्यवहार और खराब होता जा रहा है, तो वो वर्सनिंग हम ऐसे बोलेंगे, है ना। या किसी की कंडीशन है, किसी की हेल्थ है, वो आपकी और गिरावट आ रही है उनकी हेल्थ में, तो इसीलिए हम देखो यहाँ पे हम इसे किस यूज में कर रहे हैं, नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसके सिनोनिम में क्या लिखा है, डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन का मतलब बद से बदतर होना, डिक्लाइन खराब हो रही है, वर्सन हो रही है, एग्रावेशन और खराब हो रही है चीज, है ना, डीजेनरेशन गिरावट आ रही है उसमें। द पेशेंट्स कंडीशन इज वर्सनिंग, तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, उसमें गिरावट आ रही है, वो और खराब हो रही है, बद से बदतर हो रही है। मान लो वो ऑलरेडी बुरी स्टेट में थे, उससे भी बेकार हो रही है। द वर्सनिंग वेदर डिलेड द रेस्क्यू ऑपरेशन, तो वर्सनिंग वेदर मतलब वेदर मतलब मौसम, और मौसम कैसा था, जो और खराब हुए जा रहा था, वो वो क्या कर रहा है, जो खराब मौसम है ना वो रेस्क्यू ऑपरेशन को और प्रॉब्लम में डाल रहा है और डिले कर रहा है। मान लो मौसम और खराब हुए जा रहा है ना, और जिसकी वजह से रेस्क्यू, रेस्क्यू करना मतलब किसी को बचाना, उसको सेव करना, तो वो जो ऑपरेशन, वो जो आपका काम चल रहा था उसको वो क्या कर रहा है, और डिले कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे ये नाउन के रूप में हमने इसके सिनोनिम्स लिखे हैं, ये क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव के रूप में भी हम इसको यूज कर रहे हैं। ये सीख लोगे आप, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कंफ्यूजन आएगा कि मैम कब हम इसे एडजेक्टिव की यूज करते हैं, कब हम इसे वर्ब यूज करते हैं। ट्रस्ट मी,
नहीं समझ में आ रहा तब कोई इशू नहीं है, आप बस अपना डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो पढ़ रहे हो, तो धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। अगर आज ही आप लेके बैठ जाओगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आपको मल्टीपल वीडियोस वहां मिलने लग जाएंगी, बट उससे उतना हेल्प नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट में, ये सब एक्सपीरियंस के थ्रू ही आपको बोला जा रहा है। तो इसीलिए आप धीरे धीरे, क्योंकि लर्निंग हमेशा स्लो प्रोसेस है, तो जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, आप सेंटेंसेस देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इसको रीयूज करने लगेंगे और आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठ के पढ़ाई करनी है हमें। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्ट करना मतलब ये होता है, एक्स का मतलब आउट हो गया, तो आपने वो चीज को बाहर निकाल दिया। एक्सट्रैक्शन का मतलब TION लगा के नाउन हो गया है। एक्सट्रैक्शन का मतलब हो गया उस चीज को बाहर निकालना। सो द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग आउट। मेन मेन मुद्दा क्या है? बाहर निकालने का है। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब ये हो गया बाहर निकालना। रिमूवल, जैसे कि दांत का एक्सट्रैक्शन होता है, दांत कोई खराब हो गया है ना, कैविटी लग गई है, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, मतलब उसको बाहर निकाल दिया है, रिमूव कर दिया। विड्रॉ कर देना, बाहर निकाल दिया, हटा देना। माइनिंग, अब माइनिंग में आपको पता ही है, माइनिंग में क्या होता है? खुदाई होती है। तो जो आपके जिस भी चीज पर्पस के लिए हो रही है, वो जैसे स्टोन्स वगैरह के लिए है, तो उनको बाहर निकाल लेते हैं। जमीन के अंदर है और वो आपने जमीन से बाहर निकाल लिया, तो यही तो माइनिंग का प्रोसेस होता है ना। हार्वेस्ट भी में भी हम क्या करते हैं? उसको बाहर ही तो निकाल रहे होते हैं। अब इम्प्लांटेशन का मतलब उसके अंदर आप डाल रहे हैं। इम्प्लांट करना मतलब डालना, एडिशन, प्लेसमेंट और डिपोजिशन मतलब उसके अंदर डालना, और एक्सट्रैक्शन मतलब बाहर निकालना। तो जस्ट ऑपोजिट हो गए दोनों शब्द। कोल एक्सट्रैक्शन हैज इंक्रीज्ड इन द रीजन, तो मतलब इस क्षेत्र में कोल का एक्सट्रैक्शन, मान कोल को बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकाला जा रहा है? यहाँ से निकाला जा रहा है। तो जो कोल का एक्सट्रैक्शन है, कोल का रिमूवल है, वो इस एरिया में क्या हो गया है? इंक्रीज्ड हो गया है। ठीक है, द डेंटिस्ट परफॉर्म्ड द एक्सट्रैक्शन इन लेस देन 30 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ? डेंटिस्ट, डेंटिस्ट कौन होते हैं? जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, उन्होंने परफॉर्म किया द एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब, अब डेंटिस्ट से समझ में आ गया कि दांत ही निकाला गया होगा, ऑब्वियसली, राइट। डेंटिस्ट क्या कोल माइनिंग करेंगे? नहीं ना। तो दांत को उन्होंने निकाल दिया लेस देन 30 मिनट, 30 मिनट से भी कम टाइम में उन्होंने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। ऑब्वियसली डेंटिस्ट ने तो मतलब दांत की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पे फिर द एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, ये टूथ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि वो तो अननेसेसरी हो गया। डेंटिस्ट है तो दांत ही निकालेंगे ना, ये तो ऑटोमेटिक है, कॉमन सेंस है, हमें समझना होगा। चलिए अब असम फ्लड के बारे में देखते हैं। द डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन असम have become one of the state's most serious disasters of 2026. ओके, अब ना थोड़ा सा इसका, अगर आप, चलो चलो समझ लेते हैं। डिवास्टेटिंग मतलब तबाही पैदा करने वाली, तबाही वाली चीज है ना। डिजास्ट्रस, डिवास्टेटिंग मतलब डिजास्ट्रस, तबाही। तो ये जो फ्लड आई है असम में, ये हैव बिकम वन ऑफ द स्टेट्स मोस्ट सीरियस डिजास्टर, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डिजास्टर ऑफ 2026, मतलब 2026 का एक वन ऑफ द स्टेट्स मोस्ट सीरियस डिजास्टर में से ये निकल के आया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 2026 का सबसे बड़ा डिजास्टर काइंड ऑफ यही फ्लड निकल के आई है। लोगों की जिंदगी तहस नहस हो गई है वहां पे। अच्छा, अब हम इसका एक चीज समझते हैं। इन असम, असम तो सिंगुलर है, यानी कि ये तो एक स्टेट का नाम हो गया, ये तो सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे हैज आना चाहिए था। नहीं, सब्जेक्ट यहाँ पे असम नहीं है, सब्जेक्ट है यहाँ पे फ्लड। सब्जेक्ट क्या है? फ्लड। फ्लड क्या दिखाई दे रहा है? प्लूरल। तो ये प्लूरल है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? हैव। इन असम, इन क्या है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। तो डिवास्टेटिंग फ्लड कहाँ की? असम की। लेकिन सब्जेक्ट कौन है? फ्लड्स है, तो फ्लड्स प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे हैव आया है। और हैव के बाद में क्या आया है? V3। बिकम, बिकम ऑलरेडी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है? बिकेम, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिकम। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये V3 है, कंफ्यूज नहीं करना है। वन ऑफ, अगर वन ऑफ का जब स्ट्रक्चर बनता है ना, तो अब आप देखो इसके बाद का नाउन जो आएगा ना, वो प्लूरल आएगा। क्योंकि अगर नाउन प्लूरल कब आएगा? जैसे कि आपका नाउन जो है वो काउंटेबल है, यानी गिना जा सकता है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि
कई सारे स्टूडेंट्स होंगे तभी तो उसमें से आप एक स्टूडेंट की बात करोगे। तो वन ऑफ द जब भी हम स्ट्रक्चर लगाते हैं तो अगर ये काउंटेबल नाउन है तो ये क्या आता है, ये आपका प्लूरल होता है। तो जैसे कि यहाँ पे वन ऑफ द स्टेट्स मोस्ट सीरियस डिजास्टर्स, तो ये हो गया नाउन। तो नाउन कैसा आया है, प्लूरल, क्योंकि ये डिजास्टर काउंट किए जा सकते हैं तो यानी कि काउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक कि ये ग्रामर का स्ट्रक्चर आपको देख लेना था। एज ऑफ ऑगस्ट 10, मतलब कल तक की अगर हम बात करें, जो डेथ टोल है, मतलब जो नंबर है वो हैज रीच्ड 100, मतलब 100 तक पहुंच चुका है। वाइल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड, मतलब डेथ इतने लोगों की हो चुकी है, और जबकि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है, मतलब हजारों की मात्रा में जो लोग हैं, उनके साथ में क्या हो गया, उनकी जिंदगी क्या हो गई है इस चीज से प्रभावित। तो डेथ 100 हुई है, लेकिन जिंदगी जिनकी प्रभावित हुई है, जो लाइफ जिनकी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड। तो अफेक्टेड और इफेक्टेड में आपको अफेक्ट एंड इफेक्ट हमेशा क्लियर रहेगा। अफेक्ट आपका वर्ब है, अफेक्ट करना मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना, और इफेक्ट आपका नाउन है, इसका मतलब उस चीज का प्रभाव क्या पड़ा है, द इफेक्ट ऑफ फ्लड। फ्लड का इफेक्ट ये हुआ कि लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, हम ऐसे बोलेंगे द इफेक्ट। हमें नाउन चाहिए तो हम इफेक्ट लगाएंगे, एंड इट हैज अफेक्टेड अ लॉट, अफेक्ट यानी वर्ब लगाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। फ्लड्स आर नॉट न्यू टू असम, तो ऐसी बात नहीं है कि असम के लिए बाढ़ आना कोई नई बात है। State faces flooding almost every year during the monsoon because of heavy rainfall, its large network of rivers, and its geographical conditions. तो ये जो स्टेट है ना, ये हर साल वहां पे बाढ़ आती ही है, हर साल बाढ़ आती है मॉनसून के सीजन में। अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, ज्यादा बारिश के कारण, क्योंकि या फिर क्योंकि ये रिवर से कनेक्टेड है उसकी वजह से, या उसके जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं उसकी वजह से जो स्टेट है वो हर साल फ्लड को मतलब वो लोगों को आती ही है, वहां पे फेस करता है, उसको गो थ्रू होता है। However, the intensity of the current floods has raised concerns about whether environmental damage and human activities may have made the situation worse. However, लेकिन the intensity of the current floods has raised, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ, आप ही के ऊपर मैं छोड़ देना चाहती हूँ। ये जो हैज प्लस रेज्ड लगाया, हैज रेज्ड मतलब वो आपकी थर्ड फॉर्म है, हैज सिंगुलर हो गया। इस हैज का सब्जेक्ट कौन है, ये आप मुझे कमेंट करना। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, उसकी तीव्रता, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ। तो करंट मतलब प्रेजेंट की जो बाढ़ आई है ना, जो उसकी इंटेंसिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, उसने बहुत सारे कंसर्न्स कर दिए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को उसने रेज कर दिया है कि अबाउट वेदर इन्वायरमेंटल डैमेज, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, मतलब जो हम इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, और जो ह्यूमन की एक्टिविटीज हो रही है, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड अदर प्रोसेस, क्या उन सब चीजों ने इस सिचुएशन को और खराब कर दिया है। वर्स करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उसको और खराब कर दिया है, क्या सिचुएशन जैसे पहले थी उससे और बेकार स्टेज में आ गई है। For many families, the floods have caused serious losses. तो बहुत सारी families के लिए तो ये जो बाढ़ है इसने बहुत सीरियस लॉस क्रिएट किए हैं। पीपल हैव लॉस्ट देयर होम्स, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक एंड सोर्स ऑफ इनकम। ऑब्वियसली लोगों ने उनके अपने घरों को खो दिए हैं, क्योंकि वहां पे पूरा वो बाढ़ में डूब चुका है। उनकी क्रॉप्स तबाह हो चुकी हैं, उनके जानवर तक उन्होंने खो दिए हैं, और उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको तक उन्होंने खो दिया, क्योंकि काम क्या हो रहा है, राइट। The Assam government began a door-to-door assessment of damaged houses on August 9. तो अगस्त 9 यानी कल तक की बात करें तो असम गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया है। बिगन, तो बिगन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि अगस्त 9 यानी कि पास्ट के बारे में बता रहा है। तो अगर हमें कभी भी पास्ट की, अगर हमें डेफिनेट कर दिया कि पास्ट की एक डेट हमको दे दी, पास्ट बोल दिया या यस्टरडे बोल दिया, तब हम वहां पे V2 लगाते हैं। तो अगर हम ये ना लगाते, ऑन अगस्त 9 ना लगाते, तो हम ऐसे कर सकते थे, द असम गवर्नमेंट हैज बिगन, हम ऐसे कर सकते थे। आई होप ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ।
यहाँ पे अगस्त 9 हमने लिख दिया, जिसकी वजह से अब हम अगर यहाँ पे हैज बिगन लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ये पता है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट में क्या थोड़ा लॉजिक चलता है। तो इसी सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते थे, असम गवर्नमेंट हैज बिगन, बट यहाँ पे ये अगस्त 9 हमें हटाना होगा फिर। बट हमने अगस्त 9 मेंशन किया है कि पास्ट का कौन सी तारीख हम बता रहे हैं, है ना, तो फिर हमने यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया। तो असम गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है डोर टू डोर असेसमेंट, कि वो वहां जा जाके चेक कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से घर हैं जो कम्प्लीटली डैमेज हो गए हैं, किसको कितनी ज्यादा हेल्प की रिक्वायरमेंट है, वो सब। ये असेसमेंट बहुत जरूरी है बिकॉज फ्लड विक्टिम्स नीड मोर देन फूड एंड टेम्पररी शेल्टर, क्योंकि जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनको फूड और टेम्पररी शेल्टर से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम अपनी चीज़ें खो दी हैं। तो अभी सिर्फ फूड और टेम्पररी शेल्टर से काम नहीं चलेगा ना। Many families need money to repair or rebuild their homes and restart their livelihoods. तो बहुत सारी फैमिलीज हैं, उनको ज़रूरत है पैसे की अपने घर को दोबारा से बनाने के लिए और अपने जीवन को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। The government has said that damaged houses will be rebuilt under its rehabilitation program. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो डैमेज्ड हाउस हैं, मतलब जो घर तबाह हो गए हैं, उनको गवर्नमेंट बिल्ड करेगी अपने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत। रिहैबिलिटेशन मतलब उनको दोबारा से उस स्टेज में लेके आया जा सके जिससे वो नॉर्मल अपनी लाइफ को शुरू कर सकें, तो वो वाला प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट डैमेज्ड हाउस को बिल्ड करेगी। It has also promised to drain flood waters as quickly as possible so that people can return to their home. इसके साथ साथ में जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉमिस किया है, ड्रेन करना मतलब बाहर निकालना। आपके घर में जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम खराब है, जैसे बारिश आती है तो आप देखते हैं पानी जम जाता है, राइट, क्योंकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम खराब है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या हो गया, वो सिस्टम जहां से पानी बाहर निकल सके। तो ड्रेन करना मतलब पानी को बाहर निकालना। तो गवर्नमेंट ने ये भी प्रॉमिस किया है कि जो वो बाढ़ का पानी है उसको वो एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सकता है उसको बाहर निकाल देंगे, सो दैट ताकि जो लोग हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट कर सकें, अपने घर वापस जा सकें। The floods have also created a debate about mining and deforestation in neighboring Nagaland. Assam Chief Minister Himanta Vishwa Sharma has said that mining in Nagaland is outside Assam's jurisdiction. तो जो फ्लड है इसने और मतलब ये डिबेट शुरू कर दी है कि भाई ये किस वजह से हो रही है, माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का लगाना। तो ये जो माइनिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है नेबरिंग नागालैंड में, जिसकी वजह से असम में फ्लड की जो इंटेंसिटी है वो काइंड ऑफ एक माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन जो नागालैंड में हो रही है वो एक इसका कारण बना है, ऐसा बात हो रही है। कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि जो माइनिंग इन नागालैंड है वो असम के ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। ज्यूरिडिक्शन मतलब उनकी पावर से बाहर है ना। आप ऐसे याद रखेंगे, ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब क्या हो गया आपका, ज्यूरी का मतलब हो जाएगा भाई आपके जजेस जो होते हैं, जजेस के पास क्या होती है, पावर होती है रूल करने की, वर्डिक्ट देने की। तो उनके ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, मतलब उनके एरिया के बाहर है, उनके कंट्रोल के बाहर है वो चीज। इसीलिए ही हैज देयरफॉर सेड दैट द मैटर विल बी रेज्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए जो ये बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में की जाएगी, उठाई जाएगी वहां पे। He has also called for a scientific study to find out whether mining contributed to the severity of the flood. और उसके साथ में उन्होंने called for मीन्स उन्होंने डिमांड की है कि एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए ये पता करने के लिए कि क्या वाकई में जो माइनिंग है उसने कंट्रीब्यूट किया है, उसका योगदान रहा है जो इस फ्लड की सीवियरिटी में, मतलब फ्लड की इंटेंसिटी में, जो फ्लड इतनी तीव्रता के साथ में आया है, क्या इस चीज में माइनिंग भी रिस्पॉन्सिबल है। इस चीज के लिए उन्होंने साइंटिफिक स्टडी की डिमांड की है। सम लोकल रेजिडेंट्स एंड शिवसागर एमएलए अखिल गोकोई have alleged that illegal sand, stone and local coal mining along with deforestation in the Nagaland foothill
foothills may have contributed to the worsening of the flood situation. तो मतलब अगेन वही है कि कुछ लोकल रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के जो एमएलए हैं, शिव सागर के जो एमएलए हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है, एलिज्ड मतलब आरोप लगाया है कि जो इलीगल आपकी सैंड मतलब जो जमीन को खोदा जा रहा है ना, स्टोन्स को कोल माइनिंग चल रही है, और उसके साथ साथ जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है नागालैंड के फुट हिल्स पे। फुट हिल का मतलब क्या हो गया, ये आप जानते हैं कि आपके माउंटेन होते हैं, हिल्स होती हैं, तो उनकी जो रेंज है वो बड़ी होती है, पीक मतलब हाइट उनकी बड़ी होती है। तो फुट हिल मतलब उनका लोअर पार्ट जो होता है ना, जो लोअर पार्ट होता है उसको कहते हैं। वहां पे ये सब प्रोसेस चल रहा है, और जिसने कंट्रीब्यूट किया है, जिसका एक योगदान रहा है भाई, जिसका एक पार्ट रहा है फ्लड सिचुएशन को और बद से बदतर करने में। According to them, deforestation and the excessive extraction of natural resources have reduced the land's ability to absorb rainwater. उनके अनुसार अगर हम देखें तो जो ये डिफोरेस्टेशन, और ये बात तो सच है ना, सिर्फ वहां की बात नहीं है, हम पेड़ काट दे रहे हैं तो वाटर अब हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना कि डिफोरेस्टेशन और अफोरेस्टेशन मतलब जो आपका प्लांट होता है वो सॉइल को अपने पास में बाइंड करके रखता है, राइट। तो उससे क्या होगा, वाटर वहां पे एब्जॉर्ब होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारा पूरा चीज हमारी पक्की हो गई है, तो पानी अंदर जाएगा ही नहीं, ग्राउंड वाटर का भी आपने जगह खत्म कर दी है, ग्राउंड वाटर एंटर हो उसके लिए भी कोई स्पेस ही नहीं है। तो ये जो एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन है नेचुरल रिसोर्सेज का, इन्होंने रिड्यूस कर दिया है लैंड की एबिलिटी को रेन वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। मतलब ग्राउंड में वाटर जा ही नहीं रहा है, तो वो पूरा वाटर ऊपर सरफेस पे ही है, वो सरफेस उतना उसमें ड्रेनेज पावर नहीं है, तो क्या आ रहा है, फ्लडिंग हमारी इंक्रीज हो रही है। दिल्ली वगैरह में, गुड़गांव में आप देखेंगे इतने हैवी हैवी इतने एक्सपेंसिव फ्लैट होते हैं, लेकिन जाओ बारिश हुई थोड़ी सी और पूरा पानी भर गया। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम खराब है। ड्रेनेज सिस्टम ऑब्वियसली सब कुछ आपका है, उसके बाद चलो ठीक है मान लेते हैं पेड़ नहीं है, आप वहां पे पेड़ नहीं लगा सकते बड़े बड़े आप उसको, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये सब है प्रॉब्लम। एज अ रिजल्ट मोर वाटर में फ्लो रैपिडली टूवर्ड्स असम। तो इसका कारण क्या हुआ, मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ज्यादा से जो ज्यादा पानी है वो आपका तेजी से असम की तरफ में आया, और जिसकी वजह से इतनी तेज बाढ़ आ गई। However, organizations in Nagaland have rejected these allegations and called them unfounded. लेकिन जो आपकी नागालैंड में जो ऑर्गेनाइजेशंस है, नागालैंड की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने इन एलिगेशंस को, ये जो आरोप लगे हैं, एलिगेशंस मतलब इन आरोप को क्या बोला है कि ये आपके आधारहीन है, ये किसी भी एविडेंस पे बेस्ड नहीं है। उन्होंने ये बोल के इसको रिजेक्ट कर दिया है। इसीलिए therefore a scientific investigation is needed to establish the fact। इसीलिए एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है कि क्या सच्चाई है, और क्या माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन भी एक इसका बहुत बड़ा कारण रहा है। तो उसके लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी आपका कैसा होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए कि अनइंटरेस्टेड होना चाहिए, ये बता देना। The government, local communities, organizations, political groups, and individuals are helping flood victims by providing food, water, medicine, shelter, and other essential supplies। ये तो हमने देखा ही है कि हमारे अपने लोग किस तरीके से सामने आ रहे हैं, है ना, विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए, फ्लड विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए। गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप और इंडिविजुअल सामने आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं फ्लड विक्टिम्स की, उनको फूड प्रोवाइड करके, वाटर, मेडिसिन, शेल्टर एंड अदर एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट जितनी भी सप्लाईज हैं वो सब प्रोवाइड करके। People from different parts of the country have also donated money and supplies. Social media influencers and public figures have encouraged their followers to support the relief efforts। है ना, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और पब्लिक फिगर्स ने encourage किया है अपने फॉलोअर्स को कि वो हेल्प करें, उन्होंने फंड रेज वगैरह किया है। One inspiring part of the response has been Shramdan, which means voluntary labor। लेबर, श्रमदान का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे लोग हैं, मान लेते हैं कि वो पैसा नहीं है, तो वो सामने आ रहे हैं, वो अपना टाइम दे रहे हैं, अपने एफर्ट दे रहे हैं, वो जगह को साफ करने में। जो घर पे बाढ़ आई है, अब बाढ़ तो चली गई लेकिन उसका पूरा मलबा जाम वहां पे जमा पड़ा है, डिपोजिशन, उसको रिमूव कर रहे हैं। तो लोग खुद से आ रहे हैं, वॉलेंट्री वहां पे काम कर रहे हैं।
People are contributing their time and physical effort to clean affected areas, distribute supplies, remove debris and help families. तो जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, अपना टाइम, अपना फिजिकल एफर्ट दे रहे हैं, जो एरियाज, जो अफेक्टेड एरियाज है उनको साफ करने में, सप्लाईज को, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है लोगों को, वो सामान पहुंचाने में। डेब्रिस का मतलब क्या हुआ, जो डिपोजिशन है, बाढ़ के बाद में जो रिमेनिंग आपका रेसिड्यू है उसको रिमूव करने में, और फैमिलीज को हेल्प करने में। तो यहाँ से जो मेन कंसर्न हमारा निकल के आता है वो ये है कि देखो हर साल बाढ़ आती है वहां पे, उसका जो रिवर का नेटवर्क है, जो उसका जियोलॉजिकल आपका लोकेशन है, वो सब चीज़ें फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन क्या इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व हैं? क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो आपका रिवर, जो फ्लड की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हुई है? सो ये सब चीज़ें हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं। और एज अ ह्यूमन बीइंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट असम, इट्स अबाउट एवरीवेयर, वी नीड टू बी मोर कॉशियस। हम अपने चीज़ों को लेके बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, दैट्स वेरी रॉन्ग। और जब बाढ़ आती है या जब प्रॉब्लम होती है तभी हमें समझ में आता है कि अच्छा ये है, हमें ऐसे करना चाहिए। तो आपको भी ध्यान रखना है, पेड़ वेड़ आपको भी लगाने हैं, आपको जहाँ पे जितना आप कर सकते हैं। एसी वगैरह बहुत चलाते हैं हम लोग, पेड़ हम लोग नहीं लगाते हैं, तो प्रॉब्लम है। चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाँ ये क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, द इंटेंसिटी ऑफ द करंट फ्लड्स हैज रेज्ड कंसर्न्स। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है ये आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर।